जिए जा RCM के संग जिए जा। भाटिया इन्होंने अपने करियर की काय की, अपने जीवन में ठोकरें खाने की शुरुआत मोमबत्ती बेचने से शुरू की थी। साथियों, आपको क्या लगेगा कि मोमबत्ती बेचने वाला क्या कर सकता है, एक अंध व्यक्ति क्या कर सकता है? हमारे दिमाग में अंध व्यक्ति की एक ही डेफिनेशन बैठी हुई है और वो डेफिनेशन है भीख मांगते हैं अंध लोग, बस इतना ही लगता है। मगर साथियों, इन्होंने इन सारी चीजों को गलत ठहराया और अपने ठेले से मोमबत्ती का बिजनेस शुरू करके आज 14 राज्यों में 71 यूनिट इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज तक कोई कर नहीं पाया, 9,500 दृष्टिहीन यानी कि अंध लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, 9,500 लोगों को रोजगार दिया है। और इनका स्किल देखिए साथियों, उन्होंने अभी तक 10,700 मोमबत्तियों के अलग अलग वैरायटीज बनाई है। साथियों, हमें तो 2-3-4 टाइप की मोमबत्तियां मालूम होती है, मगर इनके पास 10,700 टाइप की अलग अलग मोमबत्तियां है। ये चेयरमैन है पैरालंपिक कमिटीज के, वाइस चेयरमैन है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र स्पोर्ट्स कमेटी के, ये ब्रांड एम्बेसडर है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र स्टेट की। इतना ही नहीं, इनकी गरिमा बहुत बड़ी है सर। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, 2014, 2016 और 2019 में। उसके बाद इनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय के देवेंद्र फडणवीस द्वारा इनको उद्योग भूषण पुरस्कार मिला है। मुकेश अंबानी जी द्वारा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी जी, इनके व्यासपीठ पे इनको गुलजार दादी के कर कमलों द्वारा नवाजा गया है। बाबा रामदेव जी के कर कमलों द्वारा इनको नवाजा गया है। प्रकाश आमटे जी के कर कमलों द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है साथियों। और इनकी पुरस्कारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी लिस्ट दिखाओ तो 2 दिन लग जाएंगे। मगर साथियों, इन्होंने सिर्फ पुरस्कार नहीं ले, इन्होंने सिर्फ बिजनेस को नहीं बढ़ाया, तो ये एक स्पोर्ट्समैन है। अभी अगर आपको पिक्चर दिख रहा है तो उनके हाथों में जो मेडल है, वो मेडल साथियों इन्होंने बाजार से 1-2 रुपए में खरीदे नहीं है। इन्होंने अब तक 117 पैरा ओलंपिक मैचेस जीती है और उसमें से 18 से ज्यादा मैचेस में स्वर्ण या रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इनको मिले हैं नेशनल लेवल पे। ऐसी इनकी गरिमा है, ऐसा इनका कद है साथियों। और लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है साथियों, एक डॉक्टरेट सम्मानित, एक डॉक्टरेट पदवी लेने के लिए आज भावेश जी भाटिया का कद इतना बड़ा है, गरिमा इतनी बड़ी है। भारत देश के विभिन्न 8 विश्वविद्यालयों ने इनको डॉक्टरेट से सम्मानित किया है, 8 बार इनको डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। ऐसे अद्वितीय, ऐसी बहुत शानदार जानदार पर्सनालिटी को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं साथियों। और मैं भाविक जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आइए। और आज भारत देश जिस तरीके से गुजर रहा है, कोरोना की वजह से आज लोग मायूस हुए हैं, कई सारे संकटों से डर रहे, तो आपका जो एक ज्वलंत उदाहरण है, कहते हैं कि साथियों सिर्फ आंखों से देखना कोई बड़ी बात नहीं है, मन की आंखों से भी सारे जहां को देखा जा सकता है। और छोटी मोमबत्ती भी सूरज को रोशनी दिखा सकती है। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी भावेश जी भाटिया को निमंत्रित करता हूँ स्टेज मंच पर। मिस्टर भावेश जी भाटिया प्लीज आइए और समस्त भारत देश के लोगों को एक बहुत बढ़िया मैसेज दीजिए। मिस्टर भावेश भाटिया। थैंक यू रविंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है सर आप सब तक बराबर से? यस सर। सर बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने आज देश दुनिया के सभी मेरे मित्रों के साथ इतनी सुंदर मेरी पहचान कराई। और जो आपने कोरोना की बात की, तो शुरुआत में मेरे दिल से ये कहने को होता है कि कोरोना के इस अंधेरे में भी आशा की दीपावली कायम रहे, इस बड़े से शहर में उम्मीद की कली कायम रहे। और परछाइयां कहने लगी कि यही तो समय की रीत है, बीमारी चाहे जो भी हो जिंदा दिली कायम रहे। और भालचंद्र जी से शुरुआत हुई बात में रविंद्र जी, आप सबकी बातों में खरे अर्थ में वो जिंदा दिली है। मित्रों, समाज में कई ऐसे असंख्य लोग हैं जो धर्म का काम शुरू करते हैं, बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी तालियां बजती है, बड़े मीडिया कवरेज मिलते हैं उनको। लेकिन समाज में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो धर्म का काम नहीं करते, इसके बिल्कुल विपरीत काम कोई अपना धर्म बना लेते। उनको कोई वाहवाही, कोई मीडिया की, कोई अवार्ड की
कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं रखते, और ऐसे जो काम को अपना धर्म बनाते लेते हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को जो मैं जानता हूं, उसमें सबसे सर्वोपरि हमारे सबके मान्यवर त्रिलोकचंद जी छाबड़ा साहब, भालचंद्र जी, मेरे बड़े भाई प्रदीप जी, और अभी अभी हमने जिनको सुना रविंद्र जी, आप सब ने खरे अर्थ में, और आरसीएम के और हरित संजीवनी के आप सभी कार्यकर्ता, आप सभी ऑर्गेनाइजर्स ने खरे अर्थ में काम को ही अपना धर्म बना लिया है। मार्क ट्वेन कहा करते थे कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तो तब जब वो जन्म लेता है, और दूसरी बार जब उसको अपना उद्देश्य, अपना विजन, अपना लक्ष्य मिल जाता है। खरे अर्थ में मुझे लगता है कि हरित संजीवनी से जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता को अपना विजन मिल चुका है। इसके विपरीत आज हम समाज में देखें तो हर कोई अपना मोटिवेशन, अपनी प्रेरणा कहीं और किसी और में ढूंढने की कोशिश करता है। हम सब इसके विपरीत ये भी जानते हैं कि हम सबको उसी ईश्वर ने बनाया, उसी खुदा ने बनाया। कई बार हम कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, हम उसकी संतान हैं। जब हम उसके अंश हैं तो ये बट नेचुरल है कि वो पूरी की पूरी ताकत एक डीएनए के रूप में हमारे अंदर समाई हुई है। लेकिन होता ऐसा है ना हो तो दोस्तों के समय के थपेड़ों के चलते वो ताकत या अंदर कहीं छुप कर रह जाती है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने का काम हमारा प्यारा आरसीएम, हमारी प्यारी हरित संजीवनी कर रही है। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे जी ने 1951 से 1969 तक बड़ा जबरदस्त भूदान यज्ञ चलाया। पूरे भारतवर्ष में 40 लाख हेक्टेयर उन्होंने भूदान यज्ञ में प्राप्त की। क्या सफलता थी उसकी। लेकिन उस जो जमीन थी, जो खेती की जमीन थी, जो किसान की जमीन थी, उसको खरे अर्थ में उसकी उत्पादकता, उसकी उर्वरकता और उसकी ताकत बढ़ाने का काम हमारी प्यारी हरित संजीवनी ने किया है। आचार्य विनोबा भावे जी का जो भूदान यज्ञ रहा, खरे अर्थ में हरित संजीवनी ने अपने अथाक प्रयत्नों से उस भूदान यज्ञ को भूमान यज्ञ में शामिल कर दिया है, भूसम्मान यज्ञ में शामिल कर दिया है। और आरसी में और आप सबके लिए तो मेरी दिल की भावना है, ये मुझे कहने के लिए बहुत विवश करती है कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में, त्रिलोकचंद जी, जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में बुत बनकर ऐठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। सदियां बीते, अरे सदियां बीते, जब सुल्तानों के नामो निशान नहीं होंगे, तब भी आरसीएम आप घर घर बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे, अक्सर बनकर बैठे होंगे। और रही बात ये अंध, अपंग, लाचार, बेचारा शब्दों की, मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों को। अरे 21वीं सदी में इस तरह से कोई प्रॉब्लम भी है तो पूरा जागृत समाज हमारे साथ में है। लेकिन तकलीफ और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। मेरे इतने सालों का जो ये अनुभव कहता है कि जिंदगी में जो ये परेशानियां, स्पीड ब्रेकर्स, तकलीफें आती है, तो उससे हमारे जीवन में सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दोस्तों, हम बिखरने का इतिहास रटने के बदले निखरने का इतिहास रचने की और आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और कवि मन क्या खूब कहता है इन तकलीफों पे कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। मेरे जिंदगी में एक उत्सव, एक त्योहार की बात मुझे याद आती है प्रदीप जी। सबसे पहली तो 6 साल का भावेश याद आता है जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। माता पिता की इकलौती संतान, डैडी रोज कमाओ रोज खाओ, बस दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन माँ ने मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके प्रयत्नों के चलते वो दाखिला मिल गया। लेकिन पहले दिन स्कूल से आपको दिखता नहीं, साइड पे बैठो, आप किताबें ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, चलो एक साइड पे कोने में बैठ जाओ। मुझे भी लगता मैं भी ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं। लेकिन मेरे हिस्से मेरे और जो सहपाठी थे और विद्यार्थी मित्र थे, वो 3,500-4 हजार स्कूल में उनकी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और कोई काम ही नहीं था। एक कोने में बिठा दिया जाता मुझे।
लेकिन दोस्तों कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा, वो एनर्जी बच गई, वो कहीं क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। कुछ 10 बाय 10 के छोटे के कमरे में जब भी अकेला होता तो कहीं से गिल्ली मिट्टी लाओ, उसमें से कुछ क्ले में से अलग अलग बनाने की कोशिश करो, कहीं बड़े बांबू लाओ, कैंची छुरी ढूंढकर उसमें से कमानी बनाओ, पतंगे बनाओ, मांझा बनाओ, बस अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता। उन दिनों स्कूल में लड़ाई बहुत होती, क्योंकि 10-12 साल की उम्र में और भी जो विद्यार्थी थे अंधा अंधा ब्लाइंड ब्लाइंड करके चिढ़ाते और बड़ी लड़ाई होती और यूनिफॉर्म फाड़ के घर पे जाना, किताबें कोने में फेंक के रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उन दिनों मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भावेश आप दुनिया को नहीं देख सकती, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डाल के रो, अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हट के करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। और उसका आशीर्वाद ही था कि 16 साल की उम्र में विद माय वन साइटेड फ्रेंड, उसको एक ही पैर है, हम दोनों ने मिलकर टेंडम साइकिल बनाई। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना और पीछे बैठ के दूसरे पैडल से मैं पैडलिंग करता और इस तरह से महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस महाराष्ट्र 16 साल की उम्र में हमने 6000 किलोमीटर साइकिल टूर की 45 दिनों में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। एमए फर्स्ट ईयर आते आते पता चला कि माँ को 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर है। और दोस्तों तकलीफें आती है तो अकेली नहीं आती, पूरी झुंड के साथ में आती है। एक तरफ टाटा हॉस्पिटल में माँ का कैंसर का ट्रीटमेंट चलता था, 50-50 हजार की उन दिनों फ्लूडेरा 50 mg की इंजेक्शन अमेरिका से मंगाए जाते थे माँ की कीमोथेरेपी के चलते। और इसी के साथ में डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। जो भी कुछ था, जो पुश्तैनी था, जो बूंद बूंद करके माता पिता ने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए बचाया था, घर जमीन सब कुछ माँ की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए अपने आप को बेचना पड़े लेकिन माँ को बचाना था। लेकिन जो होना था वही हुआ, माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन लाखों रुपए का कर्जा दोस्तों रिश्तेदारों का हो चुका। तो उन्होंने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए थे कि अब ये मिलता है तब कुछ पैसे मांगता है। डैडी को संभालना था, मैंने आगे बढ़ना था और तब जाके नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई में मैंने मोमबत्ती ट्रेनिंग लेने की ठानी, क्योंकि बचपन से ये जो क्रिएटिविटी की चाह थी, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स भी हाथ में लगी थी तो लगता था यही मेरे कैरियर के लिए ठीक है। हाथ में फर्स्ट क्लास की एमए की 2 डिग्रियां थी, एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था। और नौकरियां ऐसे रास्ते में थोड़ी होती कि डिग्रियां लेके जाओ और आपको नौकरी मिल जाए। तो ये जो क्रिएटिविटी की मेरी प्यास थी, मैंने एनएबी इंडिया में जाकर एक प्लेन कैंडल की ट्रेनिंग ली, कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग मुझे मिली और सब ट्रेनिंग के बाद महाबलेश्वर, मेरे पिता जहाँ पे रहते हैं, बहुत प्यारा हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, वहां आया। बैंकों से मुझे सिर्फ 5000 रुपए चाहिए थे मेरी कैंडल इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, लेकिन आप सब जानते हैं, आपको भी अनुभव हुआ कि बैंक उन्हीं को ये देती है कर्जा जिनको उसकी जरूरत नहीं होती। और मेरे लिए बैंकों के पास में 5000 रुपए भी नहीं थे, उन्होंने तो बैंक के मैनेजर तक मुझे जाने के लिए परमिशन नहीं दी। अब करूं क्या, पैसे कहां से निकाले? तो ये मसाज की जो ट्रेनिंग ली थी मैंने महाबलेश्वर, जो एक हिल स्टेशन है, आजू बाजू की होटलों में मसाजिस्ट के तौर पर काम करते हुए 5, 10, 20 जमा करते हुए 5000 रुपए जोड़े। और उस 5000 रुपए में से मैंने सबसे पहली कास्टिंग की सादी मोमबत्ती की डाई खरीदी और जो पैसे बच गए उसमें से मैंने 20 किलो कच्चा माल खरीदा और उस छोटे से कमरे में, भाड़े के कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की नींव डाली। दोस्तों जब तक हम चीजें बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े, आप सब जानते हैं, आप आरसीएम के कार्यकर्ता इससे भली भांति परिचित है। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मैंने, मेरा एक दोस्त जो सुबह से शाम तक एक हाथ गाड़ी पे अपनी चाय बेचा करता, शाम को जो फ्री हो जाती हैंड कार्ड, तो मैंने 50 रुपए रोज पे वो हाथ गाड़ी भाड़े पे ले ली। दिन भर की बनाई हुई मेरी मोमबत्तियों के साथ, कैंडल के साथ में मेरा दोस्त उस हाथ गाड़ी पे मुझे खड़ा कर देता और रात को 10-11 बजे तक मैं बनाई हुई कैंडल बेचता। दोस्तों उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे जो सबसे अच्छा काम मैंने किया वो एक ही था कि हर कस्टमर को, हर ग्राहक को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी, देखो मिस्टर भाटिया, तुम एक अच्छी गुजराती परिवार से आते हो जो बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं और आगे चल के बिजनेस करना चाहो और उसमें सफल होना चाहो तो हमारी एक बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, लेकिन आज तक मैं अपने प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं
कहता हूं कि बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो उसमें दिमाग से ज्यादा अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दिल भले यहाँ हमारा लेफ्ट में हो, लेकिन वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की, हर कस्टमर को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही क्या? हेलो सर, आप बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आ रही है सर। सर बाहर अमृतसर है सर, हिल स्टेशन है 5000 फुट पे, और ये हाईएस्ट रेनफॉल की जगह, बात बहुत जोरों से आवाज आ रही है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछ रहा हूँ सर आपको। सर ये दोस्तों के ये जो हमारा कस्टमर के साथ में दिल का रिश्ता होता है ना भालचंद्र जी, ये हमें किस ऊंचाइयों तक लेके जाता है, ये आरसीएम के सब कार्यकर्ता ने बिल्कुल अनुभव किया रहेगा। लेकिन एक बड़ी प्यारी छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ग्राहक जब दिल से जुड़ता है तो आपको किस ऊंचाइयों तक लेके जाता है। उन दिनों हैंडकार में मैं कस्टमर बिहेवियर के ऊपर मैं काफी रिसर्च करता कि मेरी कैंडल को देखकर वे आपस में क्या बातें करते हैं, उनके अभिप्राय क्या है, इसके ऊपर मेरा बड़ा ध्यान रहता। और कई बार ऐसा भी होता कि जो सामने कपल आता और काफी वो जो बहन होती उसके हाथों से चूड़ियों की आवाज, और जो हस्बैंड होता बड़ा इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को, कह रहे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए खरीद लो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक खास घटना इसलिए कि हम कस्टमर हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो ये बात मैं कहने के लिए मैंने ये घटना आपके साथ शेयर करना मैंने शुरुआत की कि बस वो हस्बैंड होता है इंसिस्ट करता कि देखो कितनी प्यारी कैंडल है, सबके लिए खरीद लो। आप सब जानते हैं, जो भी भाई जो भी बहन आज मुझे सुन रहे हैं, सबको मालूम है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी शॉपिंग के लिए इस तरह से इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन उस हैंड कार्ड पे होता और साथ में जो ढेरों चूड़ियों की आवाज आ जाती, तो मेरे कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च मुझे तुरंत बता देते कि सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको अभी शादीशुदा जिंदगी की खास अनुभव नहीं है। कई बार तो 4-5 साल वाले आते तो उनको मैं यूं पहचान लेता कि अरे हाँ चलो कैंडल एक आधी ले लो। 14-15 साल वालों को पहचानना भी कोई मुश्किल नहीं था, शादीशुदा जोड़े को अरे अपने यहाँ भिलवाड़ा में, अपने यहाँ नासिक में सब कुछ मिलता है, क्यों यहाँ से लेके जाए। और 30-35 साल वाली इकट्ठे कहाँ आते। और मुझे ये तीसरी चौथी कैटेगरी के कस्टमर को अपनी कैंडल बेचने में बड़ा मजा आता। लेकिन उन दिनों वैसे सामने जो कपल का आना, चूड़ियों की आवाज, वही इंसिस्ट करना, मुझसे रहा नहीं गया। पूछने पे पता चला कि अभी 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। मैंने जट से उस